हेलो एवरीवन। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत से सिपाही जो डीमन रेस के हमलों की वजह से घायल हो गए थे, अब किसी तरह से आराम आराम से वो लोग कैंप्स की तरफ पहुंच रहे थे और कुछ शहरों की तरफ वापस लौट रहे थे। और उनके आने के थ्रू ही स्टर्लिंग को ये न्यूज मिलती है कि कैप्टन फैंगजन को भी डीमन रेस ने अचानक हमले में मार दिया है। इसके लिए ये सारा कुछ इंतहाई शॉकिंग था। वो सुनकर हैरान रह जाता है कि कैसे डीमन रेस ने एकदम से उन पर हमला किया और उनके सारे सिपाहियों को भागने पर मजबूर कर दिया। दो ही बड़े कमांडर्स थे जिनका डीमन रेस से सामना हुआ था। एक फैंगजन, वो मारा गया था, जबकि दूसरा मिंग हुई। उससे मिलने के लिए स्टर्लिंग जाता है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, लेकिन वो बेचारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने के काबिल ही नहीं बचा था। वो तो अपने हवास में ही नहीं था, चीखे मार रहा था और सहारों से डर रहा था। उस पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल असर हुआ था। अब काफी तलाश के बाद स्टर्लिंग को एक रिलायबल इंसान मिलता है और वो ऑफिसर आकर उसे सारी रिपोर्ट देता है कि कैसे 5 दिनों पहले डीमन रेस ने अचानक से रात को उन पर हमला कर दिया था। उनके ज्यादातर सिपाही मारे गए थे, हर जगह उन्होंने आग लगा दी थी। बस ये दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले थे। स्टर्लिंग अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करने के लिए उनसे क्वेश्चन करता है कि डीमन रेस के पास कितने ट्रूप्स थे, वो कितने सिपाही और कितनी बड़ी सेना अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन आगे से उस ऑफिसर को यह भी नहीं अंदाजा था कि उनके साथ कितने सिपाही होंगे। ये बात स्टर्लिंग के लिए बहुत शॉकिंग थी कि वो हर जगह तबाही मचाते जा रहे हैं और हमें उनकी असल पावर का, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन बैड लक ये थी कि जिन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी थी, वो सारे के सारे मारे गए थे या फिर जख्मी हालत में पड़े हुए थे। और इसके ऊपर बड़ी बवाल ये मचा दी थी डीमन रेस ने कि उन्होंने उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी खत्म कर दी थी। फार ईस्ट को फोर्ट वारन से काट के रख दिया था। अब उनको और तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई थी, और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि डीमन कबीले का गॉड एम्परर वो इस वक्त कहाँ पर होगा, ये उनको मालूम था। वो मैपल ट्री फॉरेस्ट में खड़ा अपनी सारी सेना का इंतजार कर रहा है और आगे हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब एक तरफ फोर्ट वारन की तरफ डिलन की सेंट्रल आर्मी भी मौजूद थी, इसलिए वो उस तरफ जाने से डर रहे थे। और अब दूसरी तरफ स्टर्लिंग भी पहुंच चुका था। उम्मीद थी कि ये दो बड़े बड़े जर्नल्स जब सामने आएंगे तो वो लोग डर जाएंगे और ये लोग अच्छे से मामले को संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीदें बहुत कम थी, क्योंकि डीमन रेस उनके एरिया में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और सारे के सारे एरियाज पर कब्जा करके आगे बढ़ती चली जा रही थी। टाइम के साथ उनकी ताकत और ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर स्टर्लिंग अपनी कुछ प्लानिंग करता है। कैप्टन मिंग हुई की तो हालत इस टाइप की नहीं थी कि वो कोई भी फैसला करता, तो अब मिंग हुई की जगह पर स्टर्लिंग खुद वहाँ का कमांडर बन चुका था। और सबसे पहले वो यही ऑर्डर देता है कि वहाँ के एरियाज जहाँ पर अब डीमन रेस पहुँचने वाली है, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए और किसी सेफ सिटी में पहुँचाया जाए। उन सारे ऑफिसर्स की नज़र में यही काम सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रूप्स उनके पास बहुत कम थे और लोग बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद डीमन रेस की आर्मी से कैसे निपटना है, इस बारे में स्टर्लिंग प्लानिंग करता है। स्टर्लिंग हमेशा से ही बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए बहुत फेमस था, और आज भी वो एक बड़ा फैसला लेता है। अपने सारे बेहतरीन सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उन्हें तैयारी करने को कहता है, और अपने बेस्ट ट्रूप्स के साथ जाकर वो हमला करेगा सीधा डीमन गॉड एम्परर पर। यह प्लानिंग बहुत खतरनाक थी जो स्टर्लिंग करने वाला था। अब स्टर्लिंग रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों के साथ अपने मिशन पर निकल जाता है। उन्होंने सबसे पहले तो एक रिवर क्रॉस करना था, और उसके बाद वो आगे बढ़ते जाते हैं। और वो एरियाज जिन पर अब डीमन रेस ने कब्जा कर लिया था, उन एरियाज में जहां जहां उनके छोटे मोटे कैंप्स लगे थे, उन सारे कैंप्स पर वो तबाही फेरता जा रहा था। इन छोटे मोटे कैंप्स के बाद एक बड़ा पॉइंट था, और वो था पाई सिटी। यहाँ पर डीमन के सिपाहियों ने बड़ी तादाद में हमला किया हुआ था और अब वो अपना कैंप लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन स्टर्लिंग भी किसी से डरने वाला नहीं था। वो रात के अंधेरे में ही वहां पर बैठे डीमन रेस के सिपाहियों पर हमला कर देता है, जो उस टाइम पर एक इंसानी कैदी पर अपने निशाने लगाना सीख रहे थे। यहाँ पर काफी देर फाइट होती है, लेकिन स्टर्लिंग उसकी बेस्ट प्लानिंग की वजह से वो लोग वहां से डीमन रेस को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब स्टर्लिंग की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि कुछ और डीमन रेस के ट्रूप्स ने यहाँ पर सुबह तक पहुंचना था और अपने पिछले ट्रूप्स के साथ मिलकर कहीं आगे जाना था। तो स्टर्लिंग कहता है कि फिर सुबह हम उनका स्वागत करेंगे। अब सुबह सुबह अपने मजे में बहुत से डीमन रेस के ट्रूप्स उसी शहर में एंटर हो रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि आगे कौन बैठा हुआ है। वो बस अपने सपने सजा रहे थे कि कैसे वो इंसानों पर हमला करके उनसे जीत जाएंगे और फिर कैसे उनके हाथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगेंगी। लेकिन ऐसे में उनको पता ही नहीं था कि उस सिटी की दीवारों पर बैठे हुए स्टर्लिंग के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, और यहाँ पर काफी देर फाइट होती है। और स्टर्लिंग का 1-to-1 मुकाबला होता है डीमन रेस के एक बहुत बड़े ऑफिसर से।
और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्टर्लिंग काफी गुस्से में था, फ्यूरियस था, कह रहा था कि जैसे ही डीमन रेस वाले स्पाई सिटी में अपने साथियों से मिलने के लिए आएंगे तो मैं उनका स्वागत बड़ा शानदार तरीके से करूंगा। और फिर अगले दिन ऐसे ही होता है, वो सारे लोग छुप कर बैठे हुए होते हैं। जैसे ही डीमन रेस के सिपाही अपनी मस्ती में वहां पर पहुंचते हैं तो अचानक से उन पर हमला हो जाता है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर हमारे साथ ही हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन वो स्टर्लिंग और उसके सिपाही थे। यहाँ पर थोड़ी देर फाइट होती रहती है और स्टर्लिंग का आमना सामना होता है डीमन रेस के एक बहुत बड़े ऑफिसर से, लेकिन स्टर्लिंग उस पर भारी रहा था और वो लोग ज्यादातर तो मारे गए थे और कुछ अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें डीमन रेस की सेना के कुछ लोगों को दिखाते हैं। डीमन सेना के जो सिपाही होते हैं वो तो बहुत ही हॉरिबल शक्लो सूरत के होते हैं, लेकिन जो उनके ऑफिसर हैं, जो डीमन गॉड कबीले में से हैं, उनकी शक्लें बिल्कुल कार्डा जैसी हैं और वो उसी की तरह से इंतहाई सुंदर हैं। यहाँ पर भी एक ऑफिसर अपने एक सबऑर्डिनेट से बात कर रहा होता है। वो एक्चुअली बात क्या करता है, कहता है कि फैंग जिन की लाश तो तुम ले आए हो, लेकिन उसका सर तो मिल नहीं रहा, कैसे पहचान होगी कि ये फैंग जिन ही है। और इस बात पर तुम्हें गॉड एम्परर से काफी डांट भी पड़ सकती है। और ये सुंदर सा ऑफिसर एक्चुअली अपने सबऑर्डिनेट को बेवकूफ बना रहा था। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर कितने लोगों ने फैंग जिन को पहले देखा है, तुम किसी का भी सर उसकी लाश के ऊपर ला के रख दो तो सरदार तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हें माफ भी कर देंगे। लेकिन वो ऑफिसर जितना हैंडसम था उतना ही दिल से चालाक था, जबकि उसका सबऑर्डिनेट वो जितना ही हॉरिबल फेस का था वो इतना ही सीधा साधा था। वो फौरन से उसकी बातों पर सोचने लगता है और फिर फैसला करता है कि अच्छा ही मशवरा दिया है, कोई बात नहीं, मैं भी इसकी बात मानता हूँ, यही चक्कर चलाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डीमन सेना के बीचों बीच काफी सारी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। बहुत से जनरल्स हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे से जेलसी होती है। अगर किसी एक को अच्छा टास्क मिले तो दूसरा जेलस होकर वो टास्क हासिल करने की कोशिश करता रहता है। उस हैंडसम से जनरल का नाम जनरल यूलिन है। उसके पास फिर उसका एक सिपाही आता है और उसे इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से स्टर्लिंग ने पाई सिटी पर हमला किया और उनके सारे सिपाहियों को मारकर भगा दिया है। और अब नेक्स्ट उनका प्लान ये था कि वो मैपल ट्री फॉरेस्ट में जाएंगे और उनके एम्परर हिज मैजेस्टी को वो मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर यूलिन एकदम परेशान हो जाता है और फौरन से मैपल ट्री फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। ये देखकर उसका सबऑर्डिनेट वो भी हैरान होता है और सोचता है कि क्यों ना मैं भी नंबर बनाऊं, मैं भी उसी फॉरेस्ट की तरफ जाता हूं और हिज मैजेस्टी के सामने नंबर बनाऊंगा उनकी सुरक्षा करके। उसके बाद हमें डीमन गॉड एम्परर को दिखाते हैं जो अपने कैंप में मौजूद होता है। इतने में उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बहुत बड़ी सेंट्रल आर्मी हमारे करीब पहुंच चुकी है डिलिन की, और उसके साथ साथ स्टर्लिंग भी एक तरफ से आ रहा है हमला करने के लिए। वो कहते हैं कि तकरीबन 4 लाख ट्रूप्स हैं जो डिलिन के साथ हैं। ये आर्मी बहुत बड़ी है, शायद हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और सेना के ऑफिसर यही कह रहे थे कि एम्परर को यहाँ पर खतरे में नहीं रहना चाहिए, वो किसी सेफ जगह पर रह जाए और ये ऑफिसर जाकर उनका मुकाबला करें। लेकिन डीमन एम्परर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। और इतने में उनको एक और न्यूज मिलती है कि पाई सिटी पर जो उन्होंने कब्जा किया था उनके सारे ट्रूप्स स्टर्लिंग ने आकर खत्म कर दिए हैं। और ये बात सुनकर डीमन एम्परर को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले तो अपने ऑफिसर्स को अच्छी तरह से डांटता है और उसके बाद उनको एक नया ऑर्डर देता है, और वो ये ऑर्डर था कि स्टर्लिंग को मार दिया जाए, उसे उसकी लाश चाहिए थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें शियू कैंप दिखाते हैं। जी शियू और उसके साथी भी सुरक्षित नहीं थे, वो थोड़ा साइड पर तो थे, लेकिन डीमन आर्मी अब हर तरफ फैलती जा रही थी, इसलिए वो काफी एहतियात से आगे मूव कर रहे होते हैं। इतने में जी शियू को कोई फीलिंग आती है, वो एकदम से सॉइल को चेक करता है। उसे ऐसा लगा था कि आसपास कोई मौजूद है। वो अपने सारे साथियों को कहता है कि हमले और डिफेंस के लिए एकदम रेडी रहना, कोई आसपास है। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्या होता है ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।